नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेवी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ कहां है? आपके साथ। प्रदीप जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। मातरम। वंदे मातरम। हर हर महादेव। आज शिवरात्रि है। पर प्रदीप जी कहां खो गए? मुझे दिख नहीं रहे हैं। ये प्रदीप जी खो कैसे गए? आ गए, चलिए। वंदे प्रदीप जी, मातरम। आप दिख रहे हैं अभी। क्या बात Yes, है? yes, वेलकम yes, सर, yes. वेलकम वेलकम। सो नाइस ऑफ यू, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम। आपने प्रदीप जी को स्क्रीन पर ला दिया। इसके लिए प्रदीप जी, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं आपको भी, सभी दर्शकों को भी, बिल्कुल सर। सारी दुनिया को। यस। ओम नमः शिवाय। बिल्कुल। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। महादेव। और इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे पुराने मित्र, the most articulate, the very knowledgeable, the very well balanced, the one man that every political party would like to have as a spokesperson, Mr. Ganesh Khankar. Ganesh Khankar ji, namaskar. नमस्कार, हर हर महादेव। हर हर महादेव सर, हर हर महादेव। शिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि के दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। और जैसा मैं अभी प्रदीप जी को बोल रहा था, गणेश खानकर जी इज अ स्पोक्स पर्सन दैट एनी पॉलिटिकल पार्टी वुड डाई फॉर। आई होप यू आर नॉट गोइंग टू लीव द बीजेपी। सवाल ही नहीं आता है सर। सर आप तो संघी हैं, आप तो जनसंघ से हैं, आप तो आरएसएस से हैं, आप कहाँ जाएंगे? आप अगर जाना भी चाहें तो बीजेपी आपको छोड़ेगी नहीं, सीधी बात है। लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको मुबारकबाद दूं या नहीं दूं। तीर कमान का सिंबल आपके अलायंस पार्टनर एकनाथ शिंदे साहब को मिल गया है और इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर से यह साफ प्रतीत होता है कि असली शिवसेना वही है। इस विषय के बारे में आप अपनी कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे सर? आपकी जो बुद्धिजीवी टिप्पणी है वो मैं चाहूंगा सर, प्लीज। सर ऐसा है कि 16 विधायकों के बारे में जी सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बहस चल रही है, हियरिंग चल रही है। वो हियरिंग 5 जज के सामने हो या 7 बेंच के सामने हो, इस पर बहस तो चल रही है। लेकिन आपको याद होगा कि कोर्ट ने ये भी कहा कि ये सारा जो विषय है, ये 7 जजेस के बेंच पर जाने की आवश्यकता नहीं है, 5 जजेस बेंच इसको फाइनल कर सकता है। ये जब निर्णय आया तो उसी समय एक बात ध्यान में आ गई थी कि इस मामले में शिवसेना अब बैकफुट पर चली गई है जी। और कल शाम को जब ये न्यूज आई कि फिर चुनाव आयोग ने तीर कमान यह शिंदे गुट को दिया है, तो मुझे लगता है कि जो लड़ाई इस समय चल रही है, और देखिए ये जो मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है या जो विषय इस वक्त अभी चल रहा है, ये कोई आसान विषय नहीं है। यहाँ पर जो भी टिप्पणी होगी, जो भी निर्णय होगा, जो भी कमेंट होगी, वह आगे चलकर इतिहास बनने वाली है। वह कानून के दायरों में जब भी बातचीत होगी उसका उदाहरण दिया जाएगा। जी देखिए, शिवसेना के कुछ नेता टिप्पणी कर रहे हैं, यानी संजय राउत जी के बारे में कहूं तो कभी कभी मुझे अब उन पर हंसी आती है और कभी मुझे दया भी आती है। पहले मुझे गुस्सा आता था जी एक व्यक्ति के नाते, और कि भाई ये किस तरह से बात करते हैं। ये कल्चर नहीं है महाराष्ट्र का, इस तरह से बात करना या अपनी बातों को रखना, ये हमारा कल्चर नहीं है जी। लेकिन जब मैं अब उन्हें देखता हूं तो अब मुझे उन पर दया आती है। वो इसलिए दया आती है कि वो सांसद है, और आपको पता होगा कि चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच में जब झगड़ा हुआ जी तो उनकी पार्टी की पूरी या चिराग पासवान को छोड़कर चली गई। जी। उस वक्त जो जजमेंट आया था, उस बात को शायद संजय राउत जी बार बार भूल रहे हैं। जी इसलिए मैंने कहा कि मुझे अब उन पर दया आती है, वे जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। और राजीव जी, अंत में आपसे इतना ही कहूंगा, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक अपने सिद्धांतों पर काम करती है और प्रभु रामचंद्र का भव्य मंदिर अगले साल बनने जा रहा है। जी
तो प्रभु रामचंद्र हमारे साथ है और जी। प्रभु रामचंद्र ने जिस धनुष बाण को लेकर लड़ाई की वो तो आपके सामने है। अब जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आएगा धनुष बाण उसी को मिलेगा, तो ये शिंदे को भी मिल गया, ये मान लीजिए। मगर गणेश नायक जी, सॉरी आप बोल रहे थे, बोलिए संजय राउत जी ने आगे जाके ये भी बोला है, बोला व्हाई इज द बीजेपी हैप्पी, बीजेपी खुशी क्यों मना रही है, एक नाथ शिंदे को मिला है धनुष बाण, बीजेपी व्हाई इज द बीजेपी हैप्पी। और ये भी आगे जाके कहा कि इनके पीछे एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, चोरी किए चोर लोग है चोर, और चोर का भी एक मास्टरमाइंड है, उसको जनता ढूंढ ढूंढ के धुलाई करेगा। मींस एक स्लैंग लैंग्वेज में जिस प्रकार से बात किया, एकदम चालू लैंग्वेज में बात की है कि चोर है, चोर को लोग ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे और मारेंगे और पीटेंगे। तो एज यू सेड, ही इज द मोस्ट वायलेंट क्रिटिक ऑफ द बीजेपी आज के तारीख में। गणेश जी, नम्यार जी, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा कि अब मुझे संजय राउत जी पर दया आती है। वे कहते हैं कि लोग मारेंगे पीटेंगे ढूंढेंगे, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं संजय राउत जी को यह आह्वान देता हूं, संजय जी मी मराठी आहे, पक्का 96 पोळी मराठा आहे, या तुमच्यात हिम्मत आहे तर माझ्या दरवाजात या परत गेले तर नावाचा खणकर नाही मी। ये क्या भाषा है साहब? हम जनतंत्र में काम कर रहे हैं ना साहब, हम जनतंत्र में काम कर रहे हैं। अब ये बार ये तो सर ये अमोद पालेकर के चिच्चोर की कहानी हो गई सर। अब संजय राउत ना यहाँ के हैं ना वहां के हैं। कभी कभी मैं आपसे कहूं सर, संजय राउत जी को विशेष रूप से जो पत्रकारों की जो एक क्या कह सकते हैं कि जो व्यवस्था है, उन व्यवस्था में आद्य पत्रकार के रूप में भगवान नारायण जी को माना जाता है कि नारायण जी ये आद्य पत्रकार थे जी। देवताओं की बातें एक दूसरे को बताना, फिर यहाँ की बातें वहां देना, ये आद्य पत्रकार के रूप में नारायण जी को जाना जाता है जी। अब एक कोई पत्रकार यानी संजय राउत जी पत्रकार थे, वहां से वो नेता बने। अब आप सोचिए, पत्रकार थे पक्का? हाँ मतलब पत्रकार अभी भी है वो अभी भी है, मैं ना नहीं कह रहा हूं सर। माफी, पत्रकार थे, मतलब मुझे जरा थोड़ा अजीब लग रहा है। खैर चलिए, बोलिए कोई बात नहीं। नहीं ठीक है, मैं अब पत्रकार है ऐसा ही मैं हैं की बात नहीं कर रहा, मैं थे और हैं की बात नहीं कर रहा, मेरी समझ में कभी नहीं थे। छोड़िए, क्या बात कर रहे हैं। लेकिन वे एक साथ जी। 3 पार्टियों की भूमिका रखते हैं, इसका मुझे कभी कभी हैरानी होती है। वे शिवसेना की बात रखते हैं, वे राष्ट्रवादी के भी बारे में बात रखते हैं, और आजकल जब से वो राहुल गांधी जी से मिलकर आए, वो कांग्रेस के बारे में भी बात रखना उन्होंने शुरू कर दिया है जी। तो इसलिए संजय राउत जी के बारे में और कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन गणेश नायक जी, सॉरी गणेश खानकर जी, सॉरी मैं गणेश नायक बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, माफी जी। गणेश खानकर जी, मुझे जरा अजीब लग रहा है, मैं चाहूंगा इस पर आप जरा अपना ध्यान आकर्षित करें। थोड़ी सी अजीब बात है, बिना ठाकरे के शिवसेना, जरा अजीब लगता है थोड़ा सा। गणेश खानकर जी बोलिए। मैं आपको बात बताऊं राजीव जी, देखिए थोड़ा सा हम पीछे जाए जी, तो राजनीति के कार्यकर्ता के रूप में जी, देखिए मैंने बहुत दौर देखा है। जब मैं बहुत छोटा था और 1950 सर अभी भी छोटे हैं आप, अभी भी बहुत छोटे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं जी। 1985 में जब मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता आई जी, तो उस समय तो मैं बस 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था जी, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से तब भी मैं यानी पेपर पढ़ना, ये सारी घटनाओं की जानकारी रखता था। देखिए उस समय जब शिवसेना सत्ता पर आई और लोगों ने, यानी आप सोचिए 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई जी, लोकसभा के चुनाव हुए और पूरी तरह से कांग्रेस 418 सीट जीतकर लोकसभा में आई। उसके बाद में विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें भी महाराष्ट्र में शरद पवार पुलोद के नाते लड़ रहे थे, यानी भारतीय जनता पार्टी, शेकाप, समाजवादी, ये सारे लोग एक साथ थे। उसके बावजूद उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस सत्ता में आई जी, और उसके तुरंत बाद जब महानगर पालिका के चुनाव हुए तो उन चुनावों में शिवसेना जीत गई।
जी उस समय मराठी माणूस का विषय चला और बाळासाहेब ठाकरे जी के प्रति लोगों के मन में एक विश्वास हुआ और वो जब चुनाव जीते, और मुझे याद है कि डॉक्टर रमेश प्रभु जी के चुनाव में शिवसेना ने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया। जी अब वहां से लेके अभी तक के जो हम बाला साहब ठाकरे देखते, देखिए मैं बाला साहब ठाकरे जी के भाषण को मैंने शिवाजी पार्क के जिमखाना के उस दीवार पर बैठकर सुना हुआ है। जी हम बाला साहब ठाकरे जी के भाषणों को सुनने के लिए जाया करते थे, जी लेकिन उस समय बाला साहब ठाकरे जिस ढंग से अपनी बात रखते थे, और मैं जानता हूं कि पूरी जिंदगी भर बाला साहब ने एक बार कह दिया तो कह दिया और कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटे। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि जब 1995, 99 और 2004 के बाद में शिवसेना के नेताओं का टूटना प्रारंभ हुआ। जी देखो 1992 में जब छगन भुजबल टूटे तो 1985 में पहले महापौर वही बने थे, करेक्ट लेकिन जब 1992 में टूटे तो पहला चुनाव आया, भुजबल भी हार गए। लेकिन मैं आपको 2000 ये घटना इसलिए बता रहा हूं कि इन घटनाओं में बाला साहब ठाकरे जी का नेतृत्व, और उसकी तुलना में 2004 में जब फिर से राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सत्ता आई, तो याद कीजिए अक्टूबर में चुनाव हुए और मार्च महीने में शिवसेना के अधिवेशन में रंग शारदा में नारायण राणे जी ने नाराज होकर कुछ बात कही और जून के समय वे कांग्रेस में चले गए, शिवसेना जी। उन्होंने छोड़ दी। करेक्ट ये 2005 की बात कर रहा हूं। जी 2006 में फिर राज ठाकरे जी उस पार्टी से शिवसेना छोड़कर वह बाहर निकले। देखिए ये दो घटनाएं थी जब प्रमुख नेताओं ने शिवसेना छोड़ी। ये तीसरी घटना थी पहले 92 में छगन भुजबल, जब बाला साहब ठाकरे अपने पूरी क्षमता के साथ पार्टी चला रहे थे, और 2004, 5 और 6 में जब बाला साहब ठाकरे अपनी शारीरिक मर्यादाओं के कारण घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। अब ये मैं आपको इसलिए इन घटनाओं का जिक्र और ये लिंक मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि उस समय जो सारे शिवसेना के नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने पार्टी को चलाया। जी बहुत शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के कारण महाराष्ट्र में फैली ऐसी कोई वास्तविकता नहीं है, लेकिन आज जब 2019 में उन्होंने अपने विचारों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाना तय किया, तब इस बात को वो भूल गए कि वह जो बहुमत उनके पास आया था वह युति के कारण आया था। जी इंडिविजुअली वो 2014 में चुनाव लड़े थे, जब उनके पास सीटें कितनी थी, और जब वे युति के साथ लड़े तो उनके पास सीटें कितनी थी। जिस दिन वे अपने मूल विचारधारा को छोड़कर कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ चले गए, उस दिन से उनका ग्राफ गिरना प्रारंभ हुआ। और जब हिंदुत्व के बारे में बार बार बातें आ रही थी, अब उसके बारे में उनके 2.5 साल के सरकार में जो उन्होंने जिस तरह के वक्तव्य दिए, जिस तरह से उन्होंने बर्ताव किया, उनका ग्राफ लोगों में गिरता जा रहा था। देखिए कंगना राणावत की घटना छोटी हो सकती है, जी नवनीत राणा की घटना छोटी हो सकती है, नारायण राणे जी को खाते वक्त सेंट्रल मिनिस्टर को, ही वाज एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, Right. उन्हें खाना भी नहीं खाने दिया जा रहा था। अनिल परब जिस तरह से त्याला अटक करा, त्याला उचला, ये बातें मीडिया के सामने कह रहे थे। सर ये ग्राफ गिरना प्रारंभ हुआ था और उसका अंत कल हुआ। मैं आपको घटना और ये सारे उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि अब ये लोगों ने स्वीकार कर लिया था कि उद्धव ठाकरे जी का ग्राफ अब गिरना प्रारंभ हो चुका है, वे अपने हाशिए पे आ चुके हैं। मैं ये मानता हूं राजनीतिक दृष्टि से अब यहां से नई शिवसेना प्रारंभ करना, अपने दम पर संगठन को आगे बढ़ाना। जी देखिए राजीव जी, वे मातोश्री में बैठकर संगठन चला रहे थे, जमीन की लड़ाई ये शिवसैनिक और शिवसेना का नेता लड़ रहा था। अब जब सारी के सारे नेता जो जमीन पर लड़ाई कर रहे थे वे निकल चुके हैं, अब की लड़ाई ये शिवसेना के लिए आसान नहीं है, क्योंकि सत्ता चली गई, आपका विचार चला गया, और संगठन पर जो आपकी पकड़ होती है गणेश वह भी नांगर जी। चली गई। जी, गणेश इसलिए हम नांगर उस जी। बात को गंभीरता से इसलिए लेते हैं कि नई शिवसेना को हमने स्वीकार किया है, नए विचार को भी हमने स्वीकार कर लिया है। गणेश नांगर जी, ये तो रही हिंदुत्व की बात, ये तो रही बाकी बाला साहब ठाकरे के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और किस प्रकार छगन भुजबल साहब ही नहीं, आपने कहा नारायण राणे साहब हो गए, गणेश नायक जी हो गए, बहुत लोग शिवसेना को अलविदा कह के चले गए, यहां तक कि राज ठाकरे जी भी चले गए। यहां मैं आपसे
ये जानना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए ऐसी घटना कोई 10 साल पहले हुई होती या 15 साल पहले हुई होती, तो शिवसेना के साथ अगर कोई ऐसी घटना घट जाती थी तो हमें यह मालूम था कि अगले दिन महाराष्ट्र बंद होगा, हमें यह मालूम था अगले दिन मुंबई बंद होगा, पूरा कोंकण बंद होगा। तो ये कौन सी वाली सेना है सर, ये जरा बताएं। ये उद्धव जी की जो सेना है ये कौन सी वाली है सर? नहीं, मैंने राजीव जी आपको उदाहरण इसीलिए दिए ना जी कि 2004-5 की 2 घटनाएं मैंने इसलिए बताई कि बाला साहब ठाकरे का अब मातोश्री के बाहर जाना लगभग कम हो गया था। उन संगठन पर उद्धव ठाकरे जी की पकड़ आई थी और मैं ये आपको उदाहरण इसलिए दे रहा था कि उसका 2014 में वे अलग चुनाव लड़े और 2019 में उन्होंने तो अपने विचारों को ही छोड़ दिया। अब लोग आपके साथ आएंगे किसके लिए? जब बाला साहब थे और ऐसी कोई घटना होती थी, तो इसलिए मैंने एक वाक्य कहा, राजीव जी आपके ध्यान में होना चाहिए कि बाला साहब ठाकरे ने एक बार कहा तो बाला साहब की वो लकीर होती थी, बाला साहब कभी पीछे नहीं हटे। श्रद्धेय बाला साहब की वो अपनी ताकत थी, वो एक बार कह देते थे तो कह देते थे। और बाला साहब ठाकरे ने आजीवन कभी सत्ता का मोह नहीं किया। यह सत्ता का मोह जो उद्धव ठाकरे जी ने किया, और मोह होना कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन विचारों के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके जो किया, यह सबसे बड़ी उनकी राजनीतिक भूल थी। So, sir, as far as the BJP is concerned, the BJP would be quite happy that now there is stability in its alliance partner. उनके जो अलायंस पार्टनर हैं, आपके जो अलायंस पार्टनर हैं एक नाथ शिंदे साहब, उनकी पार्टी में अब स्टेबिलिटी आ गई है क्योंकि इलेक्शन कमीशन का निर्णय आ चुका है. Now, I'm not sure if the Supreme Court is even going to entertain this plea with regard to the symbol, because this is usually the area of jurisdiction of the election commission. सिंबल के ऊपर ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई नहीं होती है. सुप्रीम कोर्ट में अलग लड़ाइयां होती हैं. like for example what is happening to जयललिता जी पार्टी, अन्ना डीएमके, एडीएमके जो है, उनका सिंबल अभी तक फ्रोजन है. हर एक की यही अपेक्षा थी कि ये तीर कमान भी इसी तरह फ्रीज रहेगा और जो अभी तक सिंबल दिए गए हैं उन्हीं के ऊपर काम चलाया जाएगा. लेकिन दिस हैज कम एज अ बिग शॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, और उसमें उंगली उठ रही है आप पर, भारतीय जनता पार्टी पर, कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो है वो दिल्ली में है, जिसकी वजह से चुनाव आयोग उन्हीं के कहने पर चल रहा है. ऐसा उद्धव ठाकरे जी ने खुद ने बोला भी है. गणेश खानकर जी. देखिए, ऐसा ये फ्रस्ट्रेशन है, इसको सही मायने में राजीव जी कहे तो कल की जो घटना हुई, राजनीतिक दृष्टि से मुझे आनंद तो है लेकिन उतना ही दुख भी है. साहब, बरसों से हमने शिवसेना के साथ काम किया जी, बरसों से. भारतीय जनता पार्टी जब अपने अलायंस के पार्टनर प्रारंभ कर रही थी तो सबसे पहला पार्टनर ये शिवसेना हमारे साथ आई थी, क्योंकि बाला साहब उस समय थे. बाद के दिनों में जो उद्धव ठाकरे जी ने जो बर्ताव हमारे साथ किया और उसके बाद जो हुआ, उसके कारण जो दुर्गति है वो उनके अपने खुद के कारण है. अब वे दूसरों पर आरोप लगाते हैं, तो राजीव जी मैं आपको एक नियम की याद दिलाता हूँ. लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब सारे विधायक चुने जाते हैं जी, तो जब वो विधायक चुने जाते हैं और उनकी जिस दिन पहली बार बैठक होती है, तो उस दिन पार्टी ने तय किया हुआ व्यक्ति सीधे उठकर ये राजभवन में जाकर राज्यपाल जी से मिलकर शपथ नहीं लेता. तो वहां पर जो विधायक चुनकर आते हैं, उन्हीं में से कोई एक विधायक किसी एक व्यक्ति का नाम वहां सूचित करता है, बाकी कोई दूसरा व्यक्ति उसे अनुमोदन देता है और बाकी चुनकर आए हुए विधायक, सांसद उसको अनुमोदन देते हैं, उस पर सिग्नेचर करते हैं. एट दैट टाइम ही इज इलेक्टेड एज अ लीडर ऑफ दैट ग्रुप विच इज सबसे ज्यादा, यानी वो सबसे ज्यादा जो चुनकर आए, जिनके पास बहुमत है, मेजॉरिटी है, वे चुनकर आते हैं और उनको शपथ दिलाई जाती है. उस व्यक्ति को शपथ नहीं दिलाई जाती जो पार्टी तय करता है. यदि उस पार्टी में वो भी तय होता है तो उसे वहां पर अनुमोदन देकर फिर से चुनकर आना पड़ता है. यानी ये मतलब क्या है राजीव जी, कि आपकी पार्टी कितनी भी बड़ी हो जी, उसे मान्यता तभी मिलेगी जब आपके उस सदन के अंदर दिमाग सर
हाउ मेनी हेड्स आर देयर? ये कानून है और इसमें कौन सी नई बात है? भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे भाई, पार्टी तो बहुत बड़ी थी लेकिन 2 ही सांसद थे। करेक्ट तो अपोजिशन लीडर हमारा थोड़ी ना बना, जी। उस समय जो थे उनका बना। तो आपके यू आर कितने टॉकिंग अबाउट लोग- 1984 यस हाँ, yes. देयर वर जस्ट 2 राइट आपके कितने लोग संसद में बैठते हैं, कितने लोग विधानसभा में बैठते हैं, उस पर यह तय होता है। अब इस तरह की बातें करना ये बचपना है, बचपना। अब इसके बारे में कोई कमेंट करना मुझे उचित नहीं लगता है। what do you think the downfall कहाँ पर आए गणेश जी? उद्धव ठाकरे जी more reliance on संजय राउत एंड संजय राउत जी का more reliance on शरद पवार जी, जो शरद पवार जी को कहा कि ये हमारे पास शरद पवार जी है और शरद पवार जी भीष्म पितामह है पॉलिटिक्स के। और आज कल ही शरद पवार जी फिर बोले कि नाउ उद्धव ठाकरे हैज टू लर्न द फैक्ट्स, उसको समझ के नया चिन्ह लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। 10-15 दिन तो ये सब चलता रहेगा, उसके बाद एवरीथिंग विल बी नॉर्मल विद अ न्यू सिंबल। एंड शरद पवार जी ये भी बोले कि इंदिरा गांधी के समय भी ऐसे ही हो गया था, तो इफ द चिन्ह गोज यू हैव टू मूव अहेड। So how do you see over reliance on Sanjay Raut, over reliance of Sanjay Raut on Sharad Pawar ji and Sharad Pawar ji, the Bhishma Pitamah of politics? Too much reliance, sir? Ganesh ji? देखिए ना बिहार जी, पार्टी चलाना ये पार्टी के नेता का काम होता है। मैंने तो कुछ बातें आपको कही जी कि आप बंगले में बैठकर पार्टी नहीं चला सकते साहब। आफ्टर ऑल पार्टी ये नेता चलाता है, नेता ने लोगों के सामने जाने की आवश्यकता होती है। मैंने जो 2004 और 5 के उदाहरण जो आपको दिए, तब तक बाला साहब का फेस लोगों के सामने था। उसके बाद यानी संजय राउत पार्टी की भूमिका रखते मैं मान लेता हूं। कई बार ऐसा हुआ है कि संजय राउत जी जो भूमिका रखते थे, शिवसेना के बराबर 360 अगेंस्ट उसकी भूमिका होती थी। और मैं आपसे कहूं, ये उदाहरण मुझे उचित लगता नहीं लगता है साहब, जब हम सब छोटे थे ना साहब, तो कोई ना कोई नाम लेके हमें डराया जाता था। तो कोई बड़ा यानी राक्षस दिखाया जाता था, देखो ये राक्षस है, बच्चे सो जाओ नहीं तो तुम्हें खा जाएगा। गब्बर सिंह की भाई तरह गली के बाहर मत जाना, वहां ये खड़ा है वो तुम्हें भगा कर लेकर जाएगा। तो लोग डरते थे। अब संजय राउत जी ने भी वही काम किया है। हमारे पास शरद पवार है, हमारे पास शरद पवार है, हमारे पास शरद पवार है। लो आपके पास शरद पवार है, हमने लोगों को भगाकर लेकर गए, लोग चले गए, लोग वहां से वापस भी आए, सरकार बन गई, लो आपके पास शरद पवार है। but Ganesh Khankar ji, you must appreciate Mr. Sanjay Raut. संजय राउत साहब की आपको तारीफ करनी होगी यहाँ पे, मतलब आप उससे आप भाग नहीं सकते हैं। आई वोंट लेट यू गो अवे। संजय राउत जी ने, सर प्लीज एक मिनट मेरी पूरी बात सुन ले। संजय राउत जी ने शरद पवार जी को भीष्म पितामह कहा, बिल्कुल ठीक बोला। प्लीज रिमेंबर भीष्म पितामह वाज ऑन द लूजिंग साइड इन कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में हारने वाली आर्मी के वो कमांडर इन चीफ थे सर, तो वहां पे उन्होंने गलत नहीं बोला है। जी बोलिए सर। राजू जी, आपने एक बात तो कही, लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ जी कि भीष्म पितामह जी इस महाभारत की लड़ाई का अंत जानते थे जी और उन्होंने अपने आप को एक वचन से जोड़ के रखा था जी वो हस्तिनापुर के भविष्य के साथ। जी। अब वो चाहकर भी पांडवों के साथ नहीं जा सकते थे सर वो द्वापर था, द्वापर, ये कलयुग है, वो द्वापर युग था। नहीं, मेरी आज आगे के की बात भीष्म पितामह अलग होते हैं। हाँ बोलिए ना सर। आगे की बात। और आखिर में उन्हें तीरों की शैया पर लेटना पड़ा। जी लेटना पड़ा। आखिरी वासु थे ना जो बचे थे, गंगा मैया की गोद में जाना था, क्या करें सर, ऐसा ही अंत होता है सर, अंत ऐसी होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये तो रही बात, चलिए जहां तक शिवसेना का प्रश्न है, मैं आपसे जानना चाहता हूं इसका क्या कोई प्रभाव भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे, यानी अभी की जो शिवसेना है, वी विल हैव टू कॉल इट द शिवसेना बिकॉज देयर इज नो स्टे फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर। सर इसका कोई प्रभाव सरकार की स्थिरता पर या किसी और चीज पर या पूरे महाराष्ट्र में पड़ेगा, और क्या पड़ेगा? गणेश खानकर जी। सर मुझे नहीं लगता है यह सरकार स्थिर है, यह सरकार अपने गति से काम कर रही है। इस सरकार जो
का डेवलपमेंट का जो फोकस है जी उस पर वो काम कर रही है और आप देख भी रहे हैं सर जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में हर कैबिनेट में जो निर्णय हो रहे हैं जी हर कैबिनेट के बाद में जो नए नए बातें लोगों के सामने आ रही है जी देखिए सरकार अपनी पूरी ताकत से काम कर रही है पूरी ताकत से और मुझे एक बात का थोड़ा सा अचरज भी लगता है कि हर बार उद्धव ठाकरे जी आप में हिम्मत है तो चुनाव लो आप में हिम्मत है तो चुनाव लो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि जो वास्तविकता है उसे स्वीकारनी पड़ेगी 2019 में आपने जब हमारे साथ अलायंस में चुनाव लड़कर जब आपको ठीक नहीं लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी का मेरे साथ बर्ताव गलत है क्यों नहीं आपने इस्तीफा दिया क्यों नहीं चुनाव लेकर आप सामने गए कि भाई मैं नया मैंडेट चाहता हूं मैंने ये तय किया कि मैं अब इनके साथ नहीं मैं इनके साथ जाना चाहता हूं तब तो आप ऐसे पिछले दरवाजे से चले गए और अब आप ये कह रहे हैं कि चुनाव लीजिए मुझे थोड़ा अजीब लगता है महाराष्ट्र की सरकार स्थिर है डेवलपमेंट पर काम कर रही है और सर मैं आपको बता देता हूं जी ये एक अच्छी सीख है राजनीति में हार जीत राजीव जी आते जाती रहती है जी इसका मतलब लोग क्या तय करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है साहब इसलिए मैं कभी कभी उदाहरण देता हूं कि मुंबई महानगर पालिका में वर्षों से हमारे 20, 25, 30 लोग चुनकर आए जी इसलिए हमने कभी कांग्रेस के साथ जाकर महापौर नहीं बनाया जी हम जो शिवसेना हमको कहे हम मान लेते थे उनके साथ रहे क्योंकि ये विचारों की युति थी कुछ मिले इसके लिए जिस दिन अपने आप विचारों से आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं उसका क्या नतीजा होता है तो ये होता है गणेश और कुछ शानकर जी नहीं। आखिरी सवाल आपसे वो ये है कि अब तो इसका मतलब ये हुआ कैबिनेट एक्सपेंशन हो जाएगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और उसके अलावा बीएमसी टीएमसी और एनएमआईएमसी के चुनाव भी हो जाएंगे कहने का मतलब ये हुआ नहीं चुनाव के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है राजू पेडनेकर जी की जी तो या तो सुप्रीम कोर्ट बता सकता है या राजू पेडनेकर जी बता सकते हैं यानी जिस दिन उसका निर्णय लगेगा क्योंकि वो जो याचिका है वो शिवसेना ने डाली हुई है सर जी वरना उसी समय चुनाव हो जाते अब शिवसेना ये कहे कि भाई ये चुनाव नहीं करा रहे तो 2022 में जो चुनाव होने थे फरवरी में उस समय शिवसेना सत्ता में थी और चुनाव 3-4 महीने पहले उसकी प्रोसेस शुरू होती है शिवसेना ने कुछ नहीं किया था उन्हें पता था ये चुनाव हम हारेंगे वे चुनाव को लंबा खींचना चाहते थे कोरोना के नाम पर अब वो नतीजा उसका भुगत रहे सर वही आरोप आप पर लगा रहे गणेश जी और दूसरा अभी जिस प्रकार से उद्धव जी आदित्य ठाकरे जी सब लोग कहते हैं कि 50 से 50 गिरनार पढ़नार हारने वाले इस पे कितना सच्चाई है क्या आपको लगा तरह तरह के उदाहरण दे रहे मतलब भुजबल जी छोड़ के गए पूरे ग्रुप हार गए ये छोड़ के गए पूरे ग्रुप हार गए शरद पवार जी भी बोलते मंच पे थे भुजबल जी तो बोलते भुजबल साहिबाना बेचारा 53 हार ले छोड़ के गए तो 50 के 50 पार्टनर तो ये कितना तक कहां तक सच है व्हाट डू यू सी देखिए ऐसा है कि शिवसेना जिस विचार पर बड़ी हुई थी जिस विचार को लेके आगे चल रही थी उसका मूल आधार स्तंभ बाला साहब थे जब तक बाला साहब थे वे अपनी भूमिका पे अड़िग रहते थे जब तक बाला साहब ने शिवसेना चलाई उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इसके कारण जो उनको छोड़कर गए जो शिवसेना में बड़े हुए और उनको छोड़कर चले गए तो वो आगे नहीं जीत पाए सर कॉम्प्रोमाइज तो आपने किया मातोश्री ने किया ना सर ये लोग तो आज हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं वो क्यों हारेंगे भाई क्यों हारेंगे यदि ऐसा कोई परिणाम होता तो जनता में इस तरह का गुस्सा दिखता जिस तरह से महाराष्ट्र में अब ग्राम पंचायत और सरपंच के चुनाव हुए जो जनता से ठेठ सीधा कनेक्ट करते हैं उसमें तो शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता मिल गई साहब आंकड़े आपके सामने हैं जिस पर डाउट उठाया गया तो हमने आंकड़े भी दिए कि भाई ये सरपंच इस गांव का भारतीय जनता पार्टी का ये पदाधिकारी हमने आंकड़े भी दिए तो इसलिए जो चुनाव हुए अब उसमें नतीजा आ चुका है इसलिए हम कोई चिंता नहीं करते सर Ganesh Shankar ji, that means we'll have to wait for what Mr. Kapil Sibal and Mr. Abhishek Manu Singhvi do either on Monday or on Tuesday. Of course, the date is Tuesday, but there is a possibility they may mention it before the Chief Justice on Monday. With regard to the Election Commission's decision, let's see what the Supreme Court says.
But thank you so much, sir, for talking to us. Thank you so much for appearing on the show. It's a real pleasure talking to you, Ganesh Khankar ji. Ganesh Khankar ji, thank you so much once again. और हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय. आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर. Thank you so much. आपको भी सर बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you very much. Well, that's the BJP's view, and as far as the BJP is concerned, butter It's fully won't- informative. You see, butter won't melt in their mouths Yes. at the moment, and they'll pretend that it's got nothing to do with them, as far as they're concerned. Whereas it's got everything to